गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम इतिहास के प्राचीन कालखंडों की ओर आपको लिए चलते हैं। बहुत सारे बच्चों ने हमें कॉल किया कि सर हम लोग बिहार यूनिवर्सिटी मिथिला यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, बीए प्रथम वर्ष में पढ़ते हैं, घर बैठे हैं, कुछ हो नहीं पा रहा है। तो उन बच्चों के आग्रह पर हम आज बीए प्रथम वर्ष इतिहास ऑनर्स के जो बच्चे 2020 में प्रथम पार्ट का एग्जाम देंगे उनके लिए एक इंपॉर्टेंट प्रश्न जो इस बार पूछे जाने की संभावना है लेकर आए हैं। उसका हेडिंग है प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन के स्रोत। मतलब प्राचीन भारत के बारे में जानकारी प्राप्त करने के स्रोत साधन कौन कौन है। तो हर विषय के बारे में, हर व्यक्ति के बारे में जानने के कुछ ना कुछ स्रोत होते हैं। वैसे ही हमारे प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने के अनेक सारे स्रोत हैं। उन अनेक सारे स्रोतों और साधनों से हमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन उन स्रोतों को अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से विद्वानों ने दो वर्गों में बांटा है। पहला है पूरा तात्विक स्रोत। पहला जो है वह है पूरा तात्विक स्रोत। दूसरा है साहित्यिक स्रोत। मन में प्रश्न होगा, पूरा तात्विक स्रोत मतलब पूरा तत्व क्या है? तो पूरा तत्व संस्कृत भाषा का शब्द है जो पूरा प्लस तत्व दो शब्दों के मिलने से बना है। पूरा का मतलब प्राचीन और तत्व का मतलब सामग्री होता है। उत्खनन से, धरती की खुदाई करने से जो प्राचीन वस्तु हमें प्राप्त होती है, जो पुरानी वस्तुएं हमें मिलती हैं, उसी वस्तु के बारे में अध्ययन, उसी वस्तु को हम पुरातत्व कहते हैं। और उस वस्तु के बारे में अध्ययन करने वाले विद्वान को पुरातत्वविद या पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। तो प्राचीन भारत के अध्ययन करने के अनेक सारे स्रोतों में जो पहला स्रोत है वह है पुरातत्व। और प्राचीन भारत के इतिहास के जानकारी प्राप्त करने का जो पुरातात्विक स्रोत है, यह सबसे प्रामाणिक स्रोत है, क्योंकि यह वास्तविकता के नजदीक है। इस पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत अभिलेख, सिक्का, स्मारक और अवशेष को रखते हैं। मन में प्रश्न होगा कि अभिलेख क्या है? तो प्राचीन काल में राजा महाराजा के द्वारा, राजाओं के द्वारा अपने आदेश को पत्थर पर, ताम्रपत्र पर लिखवा दिया जाता था। क्योंकि प्राचीन काल में अखबार, टेलीविजन, रेडियो या फ्लैक्स बोर्ड नहीं था। तो प्राचीन काल में राजा महाराजाओं के द्वारा अपने आदेशों को पाषाण पर, पत्थरों पर लिखवा दिया जाता था। तो उसी को अभिलेख कहते हैं। अभिलेख दो प्रकार के होते हैं। पहली बात, अभिलेख को हम दो वर्ग में रखे हैं, सरकारी और निजी। सरकारी अभिलेख में राज्य कार्य से संबंधित, प्रशासन और प्रशासन से संबंधित नियमों का वर्णन होता है। और निजी अभिलेख में राजा का व्यक्तिगत जीवन के बारे में चर्चा होती है। अभिलेख को चार श्रेणी में रखा गया है। पहला गुहालेख, दूसरा शिलालेख, तीसरा स्तंभलेख, चौथा ताम्रलेख। अभिलेखों के चार वर्ग हैं, चार श्रेणियां हैं। गुहालेख, गुफा में पहाड़ की जो कंदरा होती है, कंदरा में लिखे गए आदेश को गुहालेख कहते हैं। और भारत में गुहालेख लिखवाने की परंपरा, ऐसे अभिलेख लिखवाने की परंपरा ही मौर्य वंश के तीसरे शासक अशोक ने शुरू किया था। और भारत में जो गुहालेख है वह बिहार में
गया जिला में बराबर की पहाड़ी में जो अशोककालीन है। शिलालेख, शिला का मतलब होता है पत्थर, बड़े बड़े पत्थरों पर आदेश को लिखवाने की परंपरा, शिलालेख। उसके बाद स्तंभ, स्तंभ को अंग्रेजी में पिलर कहते हैं। पत्थर के जो लंबा पिलर होता है, खंभा, उस पर आदेश को लिखवा देना स्तंभ लेख। और ताम्रपत्र, तांबा को एक चादर के रूप में फैलाकर उस पर अपने आदेश को उत्कीर्ण करा देना, लिखवा देना, ताम्रलेख कहलाता है। तो ये अभिलेख के 4 वर्ग हैं। और हमने कहा कि अपने भारत में अभिलेख जारी करने वाला जो पहला राजा था अशोक, जो मौर्य वंश के थे, और अपने भारत के बारे में जानकारी देने वाला जो पहला अभिलेख है वो है बुग्जा कोई अभिलेख, जो एशिया माइनर से मिला है, सबसे प्राचीन है। और अशोक ने अभिलेख लिखवाने की परंपरा ईरान के शासकों से सीखा था, क्योंकि ईरान विश्व का पहला देश है जहां के शासकों ने अभिलेख को लिखवाया था। दूसरा, सिक्का। पुरातात्विक स्रोत में दूसरा है सिक्का, क्योंकि सिक्का, मन में प्रश्न होगा, सिक्का हमको प्राचीन भारत के बारे में कैसे जानकारी देगा? तो सिक्का में धातु का बना होता है। सिक्का, धातु के प्रयोग के आधार पर भी समय का ज्ञान होता है। सिक्का पर उसके बनने के वर्ष का पता होता है। सिक्का एक ही जगह से नहीं, कई जगहों से मिलता है। तो सिक्का का विस्तृत क्षेत्र से मिलना साम्राज्य विस्तार को सूचित करता है। सिक्का पर किस चित्र को अंकित करना राजा के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले तथ्यों को जानकारी देता है। उसके बाद सिक्का लोहा का है, सोना का है, चांदी का है। यह राज्य की समृद्धि या संपन्नता को दिखाता है। स्मारक, स्मारक माने मंदिर, स्तूप और विहार। प्राचीन काल में जो राजा महाराजा मंदिर बनाते थे, मृत्यु के बाद स्तूप, स्मारक या समाधि बनाते थे, वह भी हमें प्राचीन भारत के गौरवशाली गाथा के बारे में जानकारी देता है। उसके बाद अवशेष, जो राजा महाराजा के खंडहर है, जैसे अपने बिहार के पाटलिपुत्र में, पटना में मौर्यकालीन अवशेष मिले। नालंदा में गुप्तकालीन जो नालंदा विश्वविद्यालय बने थे उसके अवशेष मिले। तो ये अवशेष भी प्राचीन भारत के इतिहास को बताती है। उसमें साहित्य माने पुस्तक, साहित्यिक स्रोत को सुविधा के दृष्टिकोण से 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला, देशी साहित्य। देशी साहित्य का मतलब अपने देश का, भारत का साहित्य। दूसरा, विदेशी साहित्य। विदेशी मतलब दूसरे देश का। तो दूसरे देश के विद्वान भी या तो भारत में घूमने आए या किसी के प्रमाण को पढ़कर भारत के बारे में जानकारी दिया। जैसे इंडिका, जिसको मेगास्थनीज ने लिखा, या सेल्यूकस निकेटर का राजदूत थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर आए थे। इन्होंने इनके दरबार में रहकर इंडिका नामक पुस्तक की रचना किया। इससे भी हमें प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है। चचनामा अल-मसूदी का, तहकीक हिंद, और बरूनी का तहकीक हिंद, जिसे किताबुल हिंद भी कहते हैं, और रेहला, इब्न बतूता का रेहला। इन पुस्तकों को पढ़कर भी हम प्राचीन भारत के गौरवशाली इतिहास को जानते हैं। ये विदेशी साहित्य है। देशी साहित्य, देशी साहित्य को 2 वर्गों में बांटा गया। पहला, धार्मिक साहित्य, मतलब धर्म का साहित्य। दूसरा, धार्मिकेतर, मतलब जो धर्म का नहीं हो। इंडियन, भारतीय विद्वानों ने लिखा लेकिन वह धर्म का नहीं हो। इसमें आता है अर्थशास्त्र, जिसे चाणक्य ने लिखा। चाणक्य के द्वारा लिखा गया जो अर्थशास्त्र है, यह रियल में राजनीति शास्त्र की पुस्तक है। उसके बाद कालिदास ने अनेक सारी रचनाएं की। कालिदास के नाटक और प्राचीन काल के जितने विद्वान हुए हैं उन सबकी रचनाओं को, चूंकि यहाँ नोट्स जो हम जारी करेंगे, अब हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर बीए के लिए जो नोट्स बनाएंगे आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। उसमें सबकी चर्चा होगी। 2-4 चूंकि नोट्स कई पेज के होते हैं, यहाँ लिखना संभव है नहीं, क्लियरेंस कर दें सबको, डिलीट, वहां विस्तार से चर्चा करेंगे। धार्मिक साहित्य में वेद, पुराण, जातक आगम। इस धार्मिक साहित्य को भी
हमने अध्ययन की सुविधा के लिए 3 वर्गों में बांटा, विद्वानों ने 3 वर्गों में बांटा। पहला ब्राह्मण साहित्य मतलब ब्राह्मण धर्म के पुस्तक, दूसरा जैन साहित्य मतलब जैन धर्म की पुस्तक, तीसरा बौद्ध साहित्य मतलब बौद्ध धर्म की पुस्तक। बौद्ध साहित्य में जातक सबसे प्राचीन है और जातक में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की लगभग 550 कहानियों का वर्णन है। उसका होता है पीटक। दूसरा जो महत्वपूर्ण है वो पीटक। पीटक का मतलब होता है टोकरी, और पीटक 3 है जिसका नाम है सूत पीटक, विनय पीटक और अभिधम पीटक। चूंकि पीटक 3 है अतः इसको हम त्रिपीटक भी कहते हैं। इस पीटक से बौद्ध धर्म के सिद्धांत, उनके दर्शन और महात्मा बुद्ध के उपदेशों के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद निकाय, इनकी संख्या 5 है। तो ये बौद्ध धर्म के पुस्तक है। इन पुस्तकों को पढ़कर भी हम प्राचीन भारत के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैन साहित्य मतलब जैन धर्म की पुस्तक। जैन साहित्य में परिशिष्ट पर्व, आचारांग सूत्र, कल्प सूत्र, भागवती सूत्र, 12 अंग, उपांग, इसके अलावा अन्य भी पुस्तक है। इन पुस्तकों को अध्ययन करके हम प्राचीन भारत के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अब आते हैं ब्राह्मण साहित्य। तो ब्राह्मण साहित्य में जो सबसे प्राचीन है वो है वेद, या विश्व की सबसे प्राचीन रचना है। और वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इन चारों वेद से भी हमें प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है, क्योंकि वेदों से आर्यों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। पुराण मतलब प्राचीन आख्यान। प्राचीन काल में विभिन्न राजवंशों के बारे में, राजवंशों के वंशावली के बारे में चर्चा है। लोम, हर्ष और उग्र श्रवा ने इसकी रचना किया। संस्कृत भाषा में इसकी संख्या 18 है। उपनिषद, इसे ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है। इसकी संख्या 108 है। इन पुस्तकों को पढ़कर भी हम अपने प्राचीन भारत के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके अलावा आता है वेदांग। वेदांग का मतलब होता है वेदों का अंग। वेद के अर्थ को सरलता से समझने के लिए जिन पुस्तक की रचना की गई उसको हम वेदांग कहते हैं। वेदांग 6 हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। उसके बाद उपवेद, हर वेद का एक उपवेद है, इसकी संख्या 4 है। आरण्यक, जंगल में रहने वाले ऋषि मुनियों के द्वारा लिखा गया पुस्तक आरण्यक कहलाता है। उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, वेदों को सरल संस्कृत भाषा में लिख दिया गया। हर वेद के अपने अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है और ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या 7 है। ऐत्रेय, कौशिकी, गोपथ, शतपथ, ये सब ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है। महाकाव्य, विशाल काव्य, महाकाव्य 2 है। एक का नाम है रामायण, जिसे संस्कृत भाषा में आदि कवि वाल्मीकि ने लिखा है। इसे चतुर्विंशति संहिता भी कहते हैं रामायण को, क्योंकि इसमें 24,000 श्लोक है, 7 कांड है इसमें। और दूसरा है महाभारत, जो विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ है। इसकी विशालता के कारण आज महाभारत को हम पंचम वेद भी कहते हैं। इसमें 1,02,17 श्लोक हैं। संस्कृत में इसे सतसहस्त्री संहिता कहते हैं। महाभारत का प्राचीन नाम जय और विजय संहिता थी। बाद में उसे भरत के नाम से जाना गया और आज इसे महाभारत के नाम से जानते हैं। इसमें कुरुवंश के इतिहास का वर्णन है और कौरव और पांडव के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में जो 18 दिनों तक राज्य प्राप्त करने के लिए संघर्ष हुआ था उसके बारे में चर्चा है। सुत्त साहित्य, जीवन के मूल्य, जीवन के आदर्श के बारे में जो चर्चा है उसको सुत्त साहित्य कहते हैं। इसकी संख्या 3 है। कल्प सूत्र, गृह सूत्र और शरत सूत्र, उस पर स्मृतियां। इन पुस्तकों को भी पढ़कर हम, इन धार्मिक पुस्तकों को भी पढ़कर हम अपने प्राचीन भारत के इतिहास, गौरवशाली इतिहास को हम जान सकते हैं। आप में से अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेंगे। और हमसे नियमित जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल डिसेंट आर्ट्स क्लासेज को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि नियमित मिलेगा। हालांकि ये हमने BA के लिए बनाया है, लेकिन यह 12वीं कक्षा
के बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बार बार इस प्रश्न को प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन के स्रोत को पूछा जाता है। धन्यवाद।